चलिए आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और शायद चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। जी। क्या हो अगर डिप्रेशन असल में दिमाग में है ही नहीं, और ये जो एंजाइटी है ये सिर्फ हमारा स्वभाव नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रहे एक गृह युद्ध का नतीजा हो। बिल्कुल। सोचिए कि हम सब एक कठपुतली हैं और हमारी डोर हमारे दिमाग से नहीं बल्कि हमारी आंतों से बंधी है। हाँ। आज हम डॉक्टर इमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन और कुछ और स्रोतों के आधार पर शरीर और दिमाग के इसी गहरे रिश्ते की पड़ताल करने वाले हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं लगातार थका हुआ, चिंतित और उलझा हुआ महसूस करते हैं। सही बात है। और हम इसका जवाब महंगी थेरेपी में, दवाओं में ढूंढते हैं, जबकि शायद जवाब हमारी खाने की प्लेट में छिपा है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात जो इन स्रोतों में कही गई है वो ये कि हमारे पास एक नहीं 2 दिमाग है। हाँ। सदियों से हमें यही सिखाया गया कि भाई खोपड़ी के अंदर जो है वही राजा है। हमारे विचार, फैसले, गुस्सा, प्यार सब वहीं से आता है। बिल्कुल यही धारणा है। लेकिन डॉक्टर मेयर की किताब इस सोच को चैलेंज करती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नई खोज नहीं है। अच्छा। ये तो प्राचीन ज्ञान का एक तरह से वैज्ञानिक पुनर्जन्म है। महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि गुलामों जैसा खाना खाकर राजाओं जैसा नहीं सोचा जा सकता है। अरे वाह। उनका मानना था कि ये खराब पेट जो है वो महान विचारों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अगर हम और पीछे जाएं तो आयुर्वेद में तो हजारों साल पहले कहा गया था रोग सर्वे अपि मंदाग्नि। बिल्कुल, यानी लगभग हर बीमारी की शुरुआत पाचन अग्नि के मंद पड़ने से होती है। आयुर्वेद तो आम की बात भी करता है ना, जो बिना पचा हुआ सड़ा हुआ भोजन होता है। आम, जिसे आज की भाषा में टॉक्सिन्स कह सकते हैं। हाँ, और मैंने पढ़ा था कि ये एक चिपचिपा जहर बन जाता है जो खून में मिलकर शरीर के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, खासकर दिमाग के। बिल्कुल सही। जिसे आज हम ब्रेन फॉग कहते हैं, उसे आयुर्वेद ने शायद 5000 साल पहले प्रज्ञापराध कहा था। प्रज्ञापराध मतलब बुद्धि के विरुद्ध किया गया अपराध। और आज हम अपने खान पान से हर रोज ये अपराध कर रहे हैं। तो नतीजा क्या है? हम सुबह थक कर उठते हैं, दोपहर में नींद से जूझते हैं और रात में बेचैनी महसूस करते हैं। ये नॉर्मल नहीं है। किताब में डॉक्टर मेयर का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। उनके पास एक 25 साल का लड़का आया जो डिप्रेशन की दवा चाहता था। उसने कहा कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, मैं हर समय उदास और बिना ऊर्जा के महसूस करता हूँ। तो डॉक्टर ने उसका दिमाग नहीं देखा, उसकी प्लेट देखी। हाँ, उसकी प्लेट देखी। और डाइट क्या थी? सुबह चीनी वाली कॉफी, नाश्ते में प्रोसेस्ड सैंडविच और रात में आइसक्रीम और चिप्स। और डॉक्टर मेयर का जवाब शानदार था। उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारी आंतें रो रही हैं और तुम उन चीखों को ही डिप्रेशन समझ रहे हो। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जब हम कचरा खाते हैं तो हम सिर्फ पेट नहीं भर रहे होते, हम अपने दिमाग के खिलाफ एक बायोकेमिकल युद्ध छेड़ रहे होते हैं। तो फिर ये युद्ध होता कैसे है? मतलब पेट की बात दिमाग तक पहुंचती कैसे है? मुझे तो लगता था कि दिमाग ही पेट को ऑर्डर देता है। यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हमारे पेट और दिमाग के बीच एक डायरेक्ट सुपर हाईवे है। अच्छा? जिसे वेगस नर्व कहते हैं। दशकों तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि ये एक तरफा रास्ता है, दिमाग बॉस है, पेट को ऑर्डर देता है। हाँ, यही लगता है। लेकिन नई रिसर्च एक डरावना सच बताती है। इस हाईवे पर 90% ट्रैफिक पेट से दिमाग की तरफ जाता है। क्या? दिमाग से पेट की तरफ सिर्फ 10%। एक मिनट, ये तो पूरा खेल ही पलट देता है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा पेट हमारे दिमाग को हुक्म दे रहा है कि उसे कैसा महसूस करना है। ठीक यही मतलब है। इसे ऐसे समझिए, हमारी आंतों में खरबों बैक्टीरिया रहते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम। इसमें अच्छे सैनिक भी हैं और बुरे दुश्मन भी। जब हम चीनी, मैदा या जंक फूड खाते हैं तो हम बुरे बैक्टीरिया को दावत दे रहे होते हैं और वो अपनी फौज बढ़ाते। बिल्कुल। और फिर वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर यानी दिमागी केमिकल्स को हाईजैक कर लेते हैं। तो जो मुझे देर रात मीठा खाने की क्रेविंग होती है वो असल में मेरी नहीं है। वो आपकी नहीं बल्कि उन बुरे बैक्टीरिया की है जो वेगस नर्व के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि हमें खाना दो, हमें और चीनी चाहिए। बाप रे, हम तो गुलाम बन गए। हम अपनी क्रेविंग्स के मालिक नहीं बल्कि उन सूक्ष्म परजीवियों के गुलाम बन जाते हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका कोई सबूत है? हाँ, और बहुत मजबूत सबूत है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक क्लासिक प्रयोग किया। बताइए। उन्होंने निडर चूहों के गट बैक्टीरिया को डरपोक चूहों में ट्रांसप्लांट कर दिया और ठीक इसका उल्टा भी किया। और नतीजा चौंकाने वाला था।
कुछ ही हफ्तों में उनका पूरा व्यवहार बदल गया। निडर चूहे डरपोक बन गए, कोनों में छिपने लगे। और डरपोक वाले? और जो डरपोक चूहे थे वो अचानक आक्रामक और साहसी हो गए। अरे मतलब सिर्फ बैक्टीरिया बदलकर उनकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई। हाँ, अगर ये बैक्टीरिया एक चूहे को इतना बदल सकते हैं तो ये हमारे साथ क्या कर रहे होंगे? हमारे मूड स्विंग्स, अचानक गुस्सा आना, फोकस ना कर पाना, ये सब हमारे पेट में रची जा रही एक बायोकेमिकल साजिश है। और ये सिर्फ मूड तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये हमारी बुद्धि, हमारी याददाश्त से भी जुड़ा है। डॉक्टर डेविड पर्लमटर अपनी किताब ग्रेन ब्रेन में यही कहते हैं कि ग्लूटेन और चीनी धीमा जहर है। बिल्कुल, दिमाग के लिए धीमा जहर। यहीं पर एक और डरावना कॉन्सेप्ट आता है, लीकी गट का। लीक होती आंतड़ियां। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। जब हम लगातार पिज्जा, बर्गर जैसा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो हमारी आंतों की दीवार, जिसे गट लाइनिंग कहते हैं, कमजोर पड़ जाती है। उसे एक बहुत बारीक छलनी की तरह होना चाहिए। हाँ, जो सिर्फ अच्छी चीजें अंदर आने दे। लेकिन खराब खाना, तनाव और कुछ दवाएं वो इस दीवार में छेद कर देती हैं। इसे ही लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। और फिर जो होता है वो शरीर के लिए एक आपदा जैसा है। जो जहरीले पदार्थ और अधपचा खाना शरीर से बाहर निकलना चाहिए था, वो सीधे हमारे खून में लीक होने लगता है। मतलब हमारा खून ही गंदा हो जाता है। एग्जैक्टली। एक साफ नदी की जगह एक गंदे नाले जैसा। और ये गंदा खून घूमता हुआ आखिर में दिमाग तक पहुंचता है। लेकिन दिमाग की तो अपनी सुरक्षा दीवार होती है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर। होती है, लेकिन जब पूरे शरीर में इतनी सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन फैली हो तो वो दीवार भी टूट जाती है। इसे कहते हैं लीकी ब्रेन। सचमुच हमारे पेट की गंदगी हमारे दिमाग में घुस रही होती है। और इसका सीधा नतीजा है ब्रेन फॉग। बिल्कुल। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पढ़ने बैठे हैं लेकिन एक लाइन भी समझ नहीं आ रही, या किसी से बात करते हुए एकदम सही शब्द याद नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल, जैसे दिमाग पर एक धुंध छा गई हो। हम इसे थकान या थकान मानकर टाल देते हैं। लेकिन ये सिर्फ थकान नहीं है, ये वो जहरीला कचरा है जो हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन को जैम कर रहा है। हम अपनी दिमागी क्षमता का शायद सिर्फ 40-50% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने सुपर कंप्यूटर जैसे दिमाग में पेट्रोल की जगह कीचड़ भर दिया है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से बात खुशी पर आती है। हम खुशी को कहां नहीं ढूंढते, लेकिन बायो हैकिंग का सबसे बड़ा राज ये है कि 90% सेरोटोनिन, हमारा हैप्पी हार्मोन, वो दिमाग में नहीं बनता, वो हमारी आंतों में बनता है। ये तो कमाल की बात है ना? वो केमिकल जो हमें रिलैक्स महसूस कराता है, कॉन्फिडेंस देता है, उसकी फैक्ट्री हमारे पेट में है। तो समीकरण बहुत सीधा है। बहुत सीधा। खराब खाना खाया, अच्छे बैक्टीरिया मरे। और अच्छे बैक्टीरिया की मौत का मतलब खुशी देने वाले हार्मोन्स का प्रोडक्शन बंद। नतीजा डिप्रेशन और एंजाइटी। और एक और न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, है ना, जो हमें शांत करता है। हाँ, गाबा हमारे दिमाग का ब्रेक है, बेचैनी को रोकता है। और ये गाबा भी हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया ही बनाते हैं। तो अगर किसी की आंतें खराब हैं तो सेरोटोनिन और गाबा नहीं बनेंगे, फिर दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो उसे सच में खुश महसूस नहीं करा सकती। देखिए, ये हर केस में कोई जादुई इलाज नहीं है। खासकर गंभीर बीमारियों में प्रोफेशनल मदद जरूरी है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये नींव है। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि आज हम डिप्रेशन का इलाज ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई जहरीले पानी से मर रहे इंसान को दर्द की गोली दे रहा हो। मतलब सिर्फ अलार्म बंद कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ लक्षणों को दबा रहे हैं, जबकि असली इलाज उस फैक्ट्री को ठीक करना है जहां से जहरीला धुआं निकल रहा है, और वो फैक्ट्री हमारा पेट है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस स्थिति को बदलें कैसे? हाँ, एक्शन प्लान। अगर हमारी आंतें एक युद्ध का मैदान बन चुकी हैं, तो हम ये जंग जीतें कैसे? डॉक्टर मेयर और डॉक्टर पर्लमटर की रिसर्च के आधार पर यह सिर्फ एक डाइट नहीं है, ये एक पूरा प्रोटोकॉल है, एक युद्ध की योजना। ठीक है। और इस योजना को 3 सरल हिस्सों में बांटा जा सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम है दुश्मनों को खत्म करो। किल द इन्वेडर्स। हाँ, इससे पहले कि आप कुछ भी अच्छा करें, आपको बुरा करना बंद करना होगा। मतलब उन बुरे बैक्टीरिया की सप्लाई लाइन काटो। यानी चीनी और हर तरह के प्रोसेस्ड फूड का पूरी तरह से बॉयकॉट। बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो पहले 3 से 5 दिन नरक जैसे लग सकते हैं। सिर दर्द होगा, भयानक चिड़चिड़ापन होगा। आपको ये समझना होगा कि ये भूख नहीं है, ये आपके पेट में पल रहे उन परजीवियों की मौत की चीखें हैं जो अपने नशे की मांग कर रहे हैं। अगर वो 3-4 दिन निकल गए तो आप आजाद हैं। ओके, तो चीनी और प्रोसेस्ड फूड बंद। इसके बाद दूसरा कदम है किले की मरम्मत करो। मतलब आंतों की टूटी हुई दीवार, उस लीकी गट को ठीक करना।
और इसके लिए सबसे कारगर तरीकों में से एक है 14 से 16 घंटे का उपवास, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, जब हमारा शरीर लगातार खाना पचाने के काम में नहीं लगा रहता तो उसे मरम्मत करने का मौका और ऊर्जा मिलती है। तो इसका मतलब बस रात का खाना जल्दी खा लेना है, सोने से 3-4 घंटे पहले? बिल्कुल, और पेट भरकर कभी नहीं सोना चाहिए। आयुर्वेद में भी यही कहा गया है, अगर पेट भरा है तो शरीर रात भर उसे पचाने में लगा रहेगा, मरम्मत नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमने दुश्मनों को भूखा मारा, दीवार की मरम्मत शुरू की। अब तीसरा और सबसे जरूरी कदम। तीसरा कदम है बागीचे में नए बीज डालो। सीड द गार्डन? हाँ, बुरे बैक्टीरिया को मारने के बाद उस खाली जमीन पर अच्छे बैक्टीरिया की एक नई और मजबूत फौज तैयार करनी होगी। और इसके लिए हमें 2 हथियार चाहिए, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या फर्क है इन दोनों में? इसे ऐसे समझिए, प्रोबायोटिक्स वो अच्छे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम सीधे खाते हैं, ये हमारे नए सैनिक हैं। अच्छा। और प्रीबायोटिक्स उन अच्छे सैनिकों का खाना है, उनका राशन पानी। आप नए सैनिक भेज दें लेकिन उन्हें खाने को कुछ न दें तो वो भी मर जाएंगे। सही बात है। तो प्रोबायोटिक्स के अच्छे स्रोत क्या हैं? घर का जमा हुआ सादा दही सबसे अच्छा, पैकेट वाला मीठा दही नहीं। इसके अलावा छाछ, कांजी जो गाजर और राई से बनती है। हाँ, एक प्राचीन भारतीय सुपरफूड। और घर का बना अचार जो नमक और धूप में फर्मेंट होता है। और प्रीबायोटिक्स मतलब इन अच्छे बैक्टीरिया का खाना, वो कहाँ से मिलेगा? वो फाइबर युक्त चीजों में होता है, जैसे कच्चा प्याज, लहसुन, ओट्स, अलसी के बीज, सेब और थोड़े कच्चे केले। ये चीजें सीधे हमारे शरीर में नहीं पचती। नहीं, ये आंतों में जाकर फर्मेंट होती हैं और हमारे अच्छे बैक्टीरिया को सुपर पावर देती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है, एंटीबायोटिक्स के बारे में। हाँ, और ये बहुत गंभीर है। डॉक्टर मार्टिन ब्लेजर की रिसर्च के अनुसार एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स पेट के लिए परमाणु बम जैसा है। अरे, ये बुरे बैक्टीरिया को तो मारता है, लेकिन साथ में हमारे लाखों करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया के पूरे शहर को भी जलाकर खाक कर देता है। और उस बंजर जमीन पर फिर क्या होता है? उस बंजर जमीन पर सबसे पहले सबसे जिद्दी बुरे बैक्टीरिया और फंगस कब्जा करते हैं। एक बार एंटीबायोटिक लेने के बाद गट को पूरी तरह से ठीक होने में 6 महीने से लेकर 2 साल तक लग सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एंटीबायोटिक्स ना लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जान बचाने के लिए जरूरी हो तो लेनी चाहिए, लेकिन हर छोटी मोटी सर्दी खांसी के लिए इन्हें लेना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये सारी जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। जापान के समुराई मानते थे कि इंसान की आत्मा उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके पेट में होती है, जिसे वे हारा कहते थे। आज हमारे पास मौका है कि हम अपनी रसोई में जाकर उस कचरे को बाहर फेंकें जो हमें अंदर से कमजोर बना रहा है। बिल्कुल। याद रखें, दुनिया को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक अपनी प्लेट को न जीत लिया जाए। डॉक्टर मेयर के उस मरीज ने अपनी डाइट बदलने के बाद कहा था, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे दिमाग से पर्दा हटा दिया हो। मैं अब खुश होने की कोशिश नहीं करता, मैं बस खुश हूँ। और समुराई की वो बात, वो आज के विज्ञान से पूरी तरह मेल खाती है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या? अगर हम अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का केंद्र बिंदु ही सदियों से गलत जगह खोज रहे थे, तो हम अपने बारे में और क्या-क्या गलत समझ रहे हैं।